नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि दिल्ली की ये दूरी उनके लिए बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये सभी हाईजैकर 200 मिलियन रकम मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। साथ ही साथ कुछ और डिमांड, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाए। अगले 7 दिन तक पूरा देश इस हंगामे को अपने टेलीविजन पे देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की पहली और आखिरी हाईजैकिंग थी आज तक। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, इसके बाद आज तक कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है इंडिया में। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को पूरी गहराई से। इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद पैसेंजर को खाना सर्व किया जाता है। जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे, तभी अचानक से 4 मास्क पहने आतंकवादी खड़े हो जाते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि इस फ्लाइट को हाईजैक किया जा चुका है। आतंकवादी बड़ी जल्दी कॉकपिट में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पश्चिम दिशा की ओर फ्लाई करते रहो। एक्चुअली हाईजैकर इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफाई लाहौर एयरपोर्ट की ओर। लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले वो लैंडिंग की परमिशन डिनाई कर देते हैं और कहते हैं ये प्लेन हम यहाँ लैंड नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस हाईजैकिंग का पता चलता है 4:40 पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इसके बारे में करीब 1 घंटे बाद ही पता चलता है, 5:20 पर। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लान IC-814 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई है। कैप्टन इन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान वालों को कहें कि हमें परमिशन दे लाहौर में लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर यहाँ गुस्सा हो रहे हैं और हाईजैकर धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया तो। शाम को 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से कि इनको लैंड करने दिया जाए। हाईजैकिंग का पता चलता है 4:40 कि इनको लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती है। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम यहाँ पे उनकी परमिशन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ेगा रिफ्यूल के लिए। हाईजैकर को मनाने में ये कामयाब रहते हैं और हाईजैकर मान जाते हैं कि चलो हम प्लेन को अमृतसर में लैंड करा देंगे रिफ्यूल के लिए। 6:44 पर शाम को फ्लाइट अमृतसर की ओर जाने लगती है। अब ये एक ऐसी चीज थी जो हाईजैकर को कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसकी लैंडिंग हो जाना। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बड़ा मौका होगा। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया का लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। इंडियन एयर फोर्सेस शायद बड़ी आसानी से सिचुएशन अपने कंट्रोल में ला सकती हैं। हाईजैकिंग का पता चलता है 4:40 क्योंकि प्लेन इंडिया में लैंड होने जा रहा है, लेकिन आगे जो होता है वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर है। सुब्रमण्यम स्वामी इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, वर्स्ट कैपिटलाइजेशन टू टेररिस्ट इंडियाज हिस्ट्री। तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज? गलती एक नहीं कई होती है। 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट में रिफ्यूलिंग की जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के DGP सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले 6 बजे ही पता चलता है, और वो भी बाकी ऑफिशियल्स के थ्रू नहीं, टीवी की न्यूज से। इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था यहाँ पर।
कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी को हाईजैकिंग का पता चलता है, वो भी टीवी देखकर। इस हाईजैकिंग का पता चलता है 4:40। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है। इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पज होता है कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। ऐसा करने से कमांडोज को ज्यादा टाइम मिल पाएगा अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करने का और ग्राउंड पर कुछ ऑपरेशन कंडक्ट करने का। लेकिन फ्लाइट में बैठे हाईजैकर्स लोकल पुलिस से बात करने के लिए मना कर देते हैं। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिशियल से बात करना चाह रहे थे और इस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। कैप्टन देवीशरण एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाए। अगर रिफ्यूल नहीं किया गया तो इन आतंकवादियों के द्वारा धमकी दी जा रही है कि पैसेंजर पर हमला करने की और पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती और हाईजैकर सच में एक पैसेंजर पर हमला कर देते हैं, सतनाम सिंह। सतनाम सिंह को चाकू से काफी गहरी चोट पहुंचती है उनकी गर्दन पर। एक बार फिर कैप्टन देवीशरण रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्लेन की रिफ्यूलिंग की जाए। इसी बीच 40 मिनट और गुजर जाते हैं। 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है। ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जब रिफ्यूलिंग कर रहे हो प्लेन के उस टैंकर में हम पंजाब पुलिस के कुछ कमांडो छुपा कर ले जाएं और चुपके से वो जाकर प्लेन के टायर को पंक्चर कर दें। टायर फुस होने से फिर प्लेन दोबारा हवा में नहीं उड़ पाएगा। बढ़िया प्लान था, लेकिन इस प्लेन को एक्शन में लाने से पहले एटीसी के पास एक और प्लेन होता है। हम क्यों ना प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंकर ले जाकर खड़ा कर दें उसका रास्ता रोकने के लिए। एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन फ्यूल टैंकर का जो ड्राइवर था वो थोड़ा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो एटीसी वालों को लगा इतनी तेजी से हम जाएंगे तो हाईजैकर्स को ये ना लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि भाई गाड़ी थोड़ी धीरे चला, और ड्राइवर मिसकम्युनिकेशन कहो या कुछ और, वो टैंकर रोक देता है। प्लेन में जो कॉकपिट में बैठे थे हाईजैकर और कैप्टन वो इस चीज को होते हुए देख रहे हैं और हाईजैकर्स को देखकर लगता है कि ये क्या हो रहा है। पहले ये गाड़ी बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी, फिर अचानक से रुक गई, यहाँ पर कुछ तो मसला है। ये कुछ ना कुछ खेल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और हाईजैकर गुस्सा हो गए और कहते हैं बहुत हो गई रिफ्यूलिंग, अब प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाएगा बिना रिफ्यूलिंग के। कैप्टन को प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा हवा में उड़ाया जाए और ये फ्यूल टैंकर जो सामने खड़ा है इसको इग्नोर करो, टक्कर मारो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन प्लेन को दोबारा हवा में लेके जाओ। प्रेशर में आकर कैप्टन दोबारा प्लेन को टेक ऑफ के लिए रेडी करते हैं। रनवे पर स्पीड करते समय वो बाल बचते हैं उस फ्यूल टैंकर से जो सामने खड़ा था। ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो ही गया था, लेकिन नहीं होता है और प्लेन एक बार फिर हवा में चला जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49 पर। वही समय जब एनएसजी के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। एनएसजी के कमांडो को कोई मौका ही नहीं मिल पाता कोई एक्शन लेने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं डला। टेक ऑफ के टाइम कैप्टन देवीशरण एटीसी को मैसेज देते हैं, वी ऑल आर डाइंग, हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ मुड़ जाती है। एक बार फिर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाई कर देता है कि लैंड करने की, और बोलते हैं कि हम इस प्लेन को लैंड नहीं होने देंगे पाकिस्तान में। उन्हें खतरा था कि हाईजैकर्स प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंड करवाएंगे लाहौर में, तो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे की सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है ताकि प्लेन लैंड ना हो पाए। ताकि प्लेन लैंड करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल हो लैंड करने में। लेकिन कैप्टन के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हाईजैकर्स का कि वो कहते हैं हमें नहीं पता रनवे दिख रहा है कि नहीं, हमें प्लेन को लैंड करना ही है। कहीं भी कराओ, कैसे भी कराओ, प्लेन को लैंड कराओ। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन सरन रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि हम
एक हाईवे पे क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर आपने हमें अपने रनवे पे लैंड करने नहीं दिया तो। ये सुनकर आखिर में लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी मान जाती है लैंडिंग के लिए और ये प्लेन लैंड करता है लाहौर में 8:07 पे। इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से उड़ने मत देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। यहां पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकने के लिए दोबारा से रनवे की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं और हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश भी की जाती है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के द्वारा। वो कहते हैं औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है। हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है उनकी नेगोशिएशन का और उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अभी तक एक और पैसेंजर पर हमला किया जाता है जिनका नाम होता है रूपेन कटियाल। 25 साल के ये यंग कटियाल साहब अपनी वाइफ के साथ हनीमून मना के वापस आ रहे थे। बाद में चलकर रूपेन कटियाल का देहांत भी हो जाता है। पाकिस्तान का यहाँ पर काम था कि इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाना कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आ सके नेगोशिएशन करने के लिए। लेकिन 3 घंटे लेट वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। जब तक वो लाहौर पहुंचते हैं पता चलता है प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया जब वहां एयरपोर्ट पर सारी लाइटें ऑफ कर दी गई थी और कमांडोज ने पूरे प्लेन को घेर रखा था, फिर भी प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गया? इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में कुछ क्लूज जरूर मिलते हैं। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिलता है, परमिशन नहीं मिलती लैंड करने की। अगली लैंडिंग इस फ्लाइट की होती है दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर रात के करीब 3 बजे। यहां पर कड़ी नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स फाइनली 26 पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है दुबई में और वो इन पैसेंजर्स को वापस इंडिया छोड़कर आता है। उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और पैसेंजर्स को वापस घर पहुंचाने तक अकम्प्लिश कर रहे थे। ये पैसेंजर्स जो दुबई से वापस लौटकर आए थे, उनकी मदद से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है इस हाईजैक्ड फ्लाइट के बारे में। पता चलता है कि इस फ्लाइट में आदमियों, औरतों और बच्चों को अलग अलग रखा गया है और सबकी आंखों पे काली पट्टी बांध के रखी हुई है जिससे किसी को कुछ भी दिख ना सके। औरतों ने बताया कि हाईजैकर्स उनके साथ पोलाइटली डिसेंटली बिहेव कर रहे थे। बताया जाता है इनके द्वारा कि 5 हाईजैकर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रख रखे थे। सबसे बड़ा इनका लीडर जो अपने आप को चीफ कह के पुकारता था। इसके अलावा जो 4 रहे वो बर्गर, डॉक्टर, शंकर, भोला, ये इनके फर्जी नाम थे जो ये इस्तेमाल कर रहे थे हाईजैकिंग के दौरान। लेकिन इनके असली नाम हमें बाद में पता चलते हैं। इब्राहिम अख्तर जो चीफ था, शाहिद अख्तर सैयद जो डॉक्टर था, सनी अहमद काजी उर्फ बर्गर, जहूर मिस्त्री उर्फ भोला और शकीर उर्फ शंकर। ज्यादातर हाईजैकर्स जो ये खुद पाकिस्तान के थे। कैप्टन और होस्टेजेस बाद में ये बताते हैं कि हाईजैकर बर्गर के बारे में कि उसने लोगों का प्लेन पे दिल जीत लिया था, गाना गाकर, जोक सुनाकर और उनसे बात कर कर। काफी हैरानी वाली बात है कि वो इस तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि दूसरी तरफ से ऐसी भी कहानी आ रही थी कि खाना भी ढंग से खाने नहीं दिया जा रहा है। एक औरत ने बताया कि उसका बच्चा रो रहा था और हाईजैकर ने चीख कर बोला, इसे चुप कराओ। एक दिन बीत जाता है। जो पैसेंजर्स अब भी प्लेन के अंदर हैं उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने और पानी की सख्त कमी है और टॉयलेट्स का भी बुरा हालात हो रहा है। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार ये जाता है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर 1999 को ये प्लेन 8 बजे लैंड करता है कंधार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लैंडिंग के बाद यहां मौजूद तालिबान के अथॉरिटीज ऑफर करते हैं कि वे मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में। जी हां, सही सुना आपने। उस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था।
तो इंडिया अपने इस्लामाबाद के हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को कंधार भेजता है नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। 6 दिन, इतना सब हो जाने के बाद भी 6 दिन वो लोग वहीं उसी प्लेन के अंदर बंद रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो यहीं पर मारे जाएंगे। तालिबान के असली इंटेंशन पे शक होने लगता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया गया है तालिबान के लोगों ने, जिन्होंने हथियार पकड़ रखे हैं। तालिबान का कहना है कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है कि कोई हाईजैकर यहाँ खून खराबा ना करे, इसलिए हमने चारों तरफ अपने लोग लगा रखे। लेकिन इंडिया का मानना था कि ये इसलिए किया गया है ताकि इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए हाईजैकर्स के अगेंस्ट। अजीत डोभाल जो उस टाइम के एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं, जिन्हें कंधार भेजा जाता है हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए, वो कहते हैं हाईजैकर्स को एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है आईएसआई से कंधार के अंदर। उन्हें गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। अजीत जी का कहना था कि अगर आईएसआई इन्वॉल्व ना होती तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिसॉल्व कर पाती। इंडिया में सिनेरियो काफी टेंस था। साल 1999 की बात है, ये वही साल है जब कारगिल का युद्ध भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश भी की थी पीसफुल रिलेशन बनाने की पाकिस्तान से, लेकिन वो फेल रहे। और ये हाईजैक एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था पीएम की इमेज को लेकर। काफी चीजें क्लियर नहीं हैं इस केस के बारे में। आज तक ये नहीं जान पाए काठमांडू के एयरपोर्ट पर कौन से सिक्योरिटी ब्रीच रहे। बोला जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क को यूज किया गया था। इंडियन अथॉरिटीज की मिस हैंडलिंग को लेकर एक थ्योरी बताई जाती है, जिसकी मैं आगे बात करूंगा आपके साथ। अभी कंधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं 1650 करोड़ इंडियन रुपीस उन्हें दिए जाए, और साथ ही साथ वो 36 कैदियों की रिहाई डिमांड करते हैं। इसके अलावा वो सज्जन अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन की मुर्दा बॉडी भी डिमांड करते हैं। ये डिमांड्स अपने आप में बहुत ही अजीब थी कि इतनी सारी डिमांड की जा रही है, इतना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन इंडिया में अलग तरह का ही प्रेशर चल रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। 26 दिसंबर 1999 को इस हाईजैकिंग को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। अचानक से इस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों की भीड़ घुस जाती है। ये लोग वो लोग हैं जो प्लेन में बैठे लोगों के परिवार वाले और रिलेटिव्स थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर ये मिनिस्टर से कहते हैं जो डिमांड हाईजैकर्स ने की है उनको पूरा करो, हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सेफ हो। वो रेफरेंस देते हैं 1989 का 10 साल पहले, जब यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद को छुड़वाने के लिए सरकार ने मिलिटेंट्स को रिलीज किया था। वो कहते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लो और हमारे परिवार वालों को लाओ हमारे देश में। इनका मानना था कि प्लेन में बैठे पैसेंजर की सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी है, बाकी किसी चीज से ऊपर उनकी सेफ्टी आती है। चाहे वो पैसे की डिमांड करे, चाहे आतंकियों की रिहाई की डिमांड करे, वो सब सेकंड प्रायोरिटी है। और ये सब उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह के सामने हो रहा था। लेकिन कंधार में अभी तक इंडियन नेगोशिएटर पहुंचे ही नहीं थे। वो पहुंचते हैं अगले दिन 27 दिसंबर 1999 को। नेगोशिएटर की इस टीम को लीड किया जा रहा था विवेक करजू के द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजीत डोभाल भी। और सेम दिन प्रेशर और बनता है गवर्नमेंट के ऊपर जब कुछ होस्टेजेस के रिलेटिव्स गेट पास कर जाते हैं। राजीव गांधी भवन में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, जहां पर कुछ लोग पीएम के घर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। तालिबान उधर डिनाइट कर देता है कि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा हाईजैकर्स के खिलाफ यहाँ पर। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे हम आतंकियों से या हाईजैकर से नेगोशिएट जरूर कर लेंगे। तालिबान के लीडर मौलाना मोहम्मद उमर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर को बताते हैं कि हाईजैकर्स को या तो प्लेन छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर अपने हथियार नीचे रख देने चाहिए। कड़ी नेगोशिएशंस होती है यहाँ पर कई दिनों तक। इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम भी
बीच में है, तालिबान भी बीच में है और हाईजैकर्स भी। अल्टीमेटली हाईजैकर्स की जो डिमांड होती है उनको काफी हद तक नैरो डाउन कर दिया जाता है। 36 कैदियों की जगह अब सिर्फ 3 को रिलीज किया जाएगा। हाईजैकर्स की डिमांड को कम करने का क्रेडिट यहां इंडियन नेगोशिएटर्स एंड तालिबान को दिया जाता है। हाईजैकर्स हाईजैकिंग पर वापस आए तो 5वें दिन तक प्लेन में टॉयलेट्स ओवरफ्लो करने लग गए थे। लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। उस टाइम के रॉ चीफ AS दुलत जम्मू में पहुंचते हैं 30 दिसंबर 1999 को। चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि 2 प्रिजनर्स यहाँ पे हैं, उनको रिहा कर लो। फारूक अब्दुल्ला आर्ग्यू करते हैं कि इसका आगे चलकर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो कि हमने देखा आज के दिन पड़ता भी है। प्रेशर उस टाइम इतना था कि उनको इस टाइम ये मानना पड़ता है। इन कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ फ्लाइट में बिठाकर कंधार भेजा जाता है। अगला दिन 31 दिसंबर हाईजैकिंग की डिमांड सुन ली जाती है और 3 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है कंधार में। दूसरी तरफ से हाईजैकर्स भी प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया ने सोचा था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबान के द्वारा, लेकिन ऐसा वो करते नहीं। तालिबान का सुप्रीम लीडर और एक और मेंबर के साथ हाईजैकर्स को लेकर और रिलीज किए हुए आतंकियों को एक गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। इस टाइम इंडिया क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व था इस हाईजैकिंग में। हरकत एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप था जो POK में एक्टिव था। 36 में से 33 प्रिजनर्स की रिलीज की डिमांड की गई थी, वो खुद पाकिस्तानी थे। ये हाईजैकर्स सेफली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बच के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की जान में जान आती है। 31 दिसंबर को ये पैसेंजर्स वापस लौट कर आते हैं अपने देश में। ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था इसे साल 2001 में रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 साल पुराना प्लेन होता है। इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम कंप्लीटली हाईजैकर्स पर जाता है और उनको सपोर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स पर, चाहे वो तालिबानी हो या पाकिस्तानी फोर्सेस। और साथ ही साथ उस टाइम की BJP सरकार पे भी बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं, कैसे वो बुरी तरह से फेल रहे इस क्राइसिस से डील करने में। प्लेन जब अमृतसर में था तब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडियन फोर्सेस के पास प्लेन को वापस कब्जे में लेने की, लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़े ब्लंडर्स हुए उन्हें मिसकम्युनिकेशन गैप का नाम दिया जा सकता है। लेकिन इन ब्लंडर्स का नतीजा ये निकला कि बाद में जाके जैश ए मोहम्मद ग्रुप की क्रिएशन हुई और बाकी सारे हमले हमें देखने को मिले। अमृतसर की कंट्रोवर्सी को लेकर एक और बड़ा खुलासा होता है। उस टाइम के रॉ चीफ हमें बताते हैं कि कैसे प्लेन में बैठे पैसेंजर में से एक पैसेंजर थे शशि भूषण सिंह तोमर, जो कि ब्रदर इन लॉ थे NK सिंह के, और NK सिंह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के सेक्रेटरी थे। कहा जाता है कि अमृतसर से प्लेन को टेक ऑफ करने दिया गया तोमर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। अगर ये तोमर की सेफ्टी का डिसीजन थोड़ा सा भी पार्ट प्ले करता है अमृतसर की लॉस्ट चांस में, तो ये बहुत ही शेमफुल एक्ट था अथॉरिटीज की तरफ से। दूसरी शॉकिंग चीज ये थी कि बहुत से टॉप लीडर्स को देश में हाईजैकिंग का पता चलता है न्यूज देख के, बल्कि अपने कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू नहीं। जैसे कि LK आडवाणी, जो कि उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, बताते हैं कि कैसे इन्हें इस हाईजैकिंग का पता चला न्यूज चैनल के जरिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के जरिए नहीं। इस कहानी को सुनकर एक अच्छी खबर जरूर है, और वो ये है कि उस दिन से आज तक कोई भी हाईजैकिंग नहीं हुई इंडिया में। रेगुलेशंस और प्रोसेस इतने सख्त बना दिए गए हैं कि कोई भी प्लेन को हाईजैक करना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन और कमेंट करके बताएं भी आपको क्या लगता है इस हाईजैकिंग के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।